मेरी अम्मी शादी पर गई तो मुझे खाला के घर छोड़ गई। मेरी खाला बेऔलाद थी लेकिन इंतहाई खूबसूरत थी। जैसे ही मैंने खाला के घर कदम रखा तो खाला बहुत खुश हो गई, लेकिन जब रात हुई तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ। जब खाला ने मेरे लिए अपने साथ अलग बिस्तर लगा दिया, जबकि घर में मेरे और खाला के अलावा कोई ना था। मैं बोल भी नहीं सकती थी और इसी तरह मैं अलहदा बिस्तर पर सो गई। लेकिन जब खाला ने लाइट बंद की तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे खाला के बेड पर कोई और भी मौजूद हो, क्योंकि खाला की शीशियों की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। मैं तो घबराकर जैसे ही लाइट ऑन की तो जान निकल गई, क्योंकि खाला तो बिना। मेरा नाम कोमल है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे वालिद मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। ख़ानदान में कोई साथ देने वाला नहीं था, इसलिए मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए। मैट्रिक करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी और अम्मा के साथ काम में उसका हाथ बटाने लगी थी। माँ कहीं भी जाती तो मुझे खाला रज़िया के घर छोड़ जाती। खाला रज़िया मेरी सगी खाला नहीं थी, बस हमारी हमसाई थी, इसलिए मैं उन्हें खाला ही कहती थी। इस बार भी अम्मी 3 दिन के लिए शादी पर जा रही थी, मगर मैंने साथ जाने से इनकार कर दिया। इसलिए अम्मी शाम के वक्त मुझे खाला के घर छोड़कर चली गई थी। खाला की नौकरानी ने मेरे लिए एक अलग बेड खाला के कमरे में ही लगवा दिया था। खाला एक बड़े से घर में अकेली रहती थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी और उनका शौहर दूसरे शहर में काम करते थे। महीने या 15 दिन बाद वापस आते। मुझे देखते ही खाला खुशी से खेल उठी, गले से लगाकर प्यार करने लगी। वहाँ जाते ही मेरा रवैया बदल गया। शाम होने को थी। मैंने खाना खाया, साथ ही खाला ने मेरे लिए अपनी नौकरानी से कहकर अपने ही कमरे में एक बेड लगवा कर उस पर बिस्तर सेट करवा दिया। मुझे उस वक्त ज़रा सी हैरत हुई थी, क्योंकि जब कमरे में एक डबल बेड मौजूद था तो मेरे लिए अलग से बेड लगवाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन खैर, मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। मैं इस बड़े घर में आकर काफ़ी खुश थी, लेकिन रात के एक पहर अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे खाला के बेड पर से कोई आवाज़ें आ रही हैं। मैं एकदम डर गई, सहम कर चादर मुंह पर डाल ली, लेकिन ये आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे कमरे में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा वजूद भी मौजूद है। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी बच्चे की आवाज़ हो। मेरे दिल की धड़कनें ज़रा तेज़ हो गई थी। कमरे में घूप अंधेरा था। मैंने फ़ौरन खाला को आवाज़ लगाई, खाला मुझे डर लग रहा है, कमरे में कोई है। खाला ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, नहीं बेटी, कमरे में कौन हो सकता है, बस हम दोनों ही तो हैं। खाला की बात पर मुझे तसल्ली नहीं हुई थी। मैंने दोबारा कहा, खाला मुझे डर लग रहा है, मैं लाइट जला दूँ। उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि मैं आकर आपके पास सो जाऊं, तब खाला की आवाज़ में एकदम गुस्सा आया और बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने बिस्तर में सोई रहो, मैं किसी को अपने साथ नहीं सुलाती। मैं सहम कर अपनी चादर में सो गई। आयतल कुर्सी पढ़कर आंखें मूंद ली। वह रात तो अल्लाह अल्लाह करके गुजर गई थी, लेकिन खाला की हरकतों पर मुझे शक होने लगा था। मैंने खाला का सारा घर छान मारा, मगर मुझे अपने और खाला के अलावा कोई और नज़र ना आया। मैं हैरान थी, रात को खाला के बेड पर खाला के साथ कौन था। इसी तरह सारा दिन गुजर गया, लेकिन खाला का रवैया रात होते ही मेरे साथ बदल गया। शायद इस बार उन्हें मेरा आना पसंद नहीं था, या फिर मैंने उनकी ज़िंदगी में खलल पैदा कर दिया था। दरअसल मैं बचपन से ही तेज़ मिजाज लड़की थी। जिस उम्र में बच्चियां गुड़ियों से खेला करती हैं, मैं इस उम्र में गुड़ियों को तोड़ देती थी। घर में बात बात पर माँ के साथ लड़ती रहती थी। अपनी माँ नेक का लिहाज नहीं करती थी, मगर यहाँ खाला के मिजाज की वजह से चुप थी। खाला रज़िया एक तो अमीर भी थी, उनका शौहर अच्छा खासा कमा लेता था। खाला रज़िया मेरे लिए अक्सर तोहफे तोहफ़े भी लाया करती थी, इसलिए मुझे उनके बड़े घर में रहने पर कोई एतराज़ नहीं था। वहाँ तो मुझे खुद यहाँ पर छोड़ गई थी, लेकिन अब खाला के घर इन वाक़यात से मैं परेशान हो गई थी। रात के वक्त मैं जैसे ही सोई, मुझे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मेरी तो शुरू से ही नींद भी ऐसी थी, अब तो मैं वैसे भी पराए घर में थी। फ़ौरन से मेरी आंख खुल गई। खाला कमरे से निकल चुकी थी। अब मेरी नज़र खाला पर थी। मैं बिजली की तरह फुर्ती से अपने बिस्तर से उठी और उनकी जाना लिपटी। खाला कमरे के पीछे जाना मौजूद स्टोर रूम में जा चुकी थी। दरवाजे की ताक बंद कर दिए थे। अब मेरे सारे शक व शखाब हकीकत में बदल गए थे। मैं तेज़ी से स्टोर के दरवाजे के पास गई। मैंने अंदर से खाला की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी। मैं जवान भी थी, समझदार भी थी, हर बात की समझ रखती थी। अचानक मेरे दिल को एक धड़का सा लगा। कैसी औरत है जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में इस किस्म की हरकतें करती हैं। मुझे ये आवाज़ें वाज़ेह सुनाई तो नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पा रही थी कि खाला क्या कर रही हैं।
آخر میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے درام سے دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد کے منظر نے مجھے عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ میں بے چینی کا شکار ہو گئی تھی۔ میں آگے بڑھی، خالہ مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ میں نے کہا، خالہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی رات کے اس پہر؟ خالہ نے میری جانب گھوم کر دیکھا۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ فوراً میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے بیٹا اس بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ خالو کو تو بالکل بھی نہیں، ورنہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ خالہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ تب انہوں نے کہا، تم نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں یہ سب بہت مجبوری میں کر رہی ہوں۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قسمت نے میرے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہیں۔ تمہاری آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر جائیں گی۔ یہ سب بس میں اپنے بچے کی خاطر کر رہی ہوں۔ مجھے اولاد چاہیے، اولاد کی کمی مجھے بہت محسوس ہوتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں چونکی۔ اب انہوں نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ میں شروع سے ہی بے حد حسین تھی۔ شادی کے برسوں تک میں ایسے ہی حسین رہنا چاہتی تھی۔ تمہارے حالوں سے میری پسند کی شادی ہوئی۔ بڑا گھر تھا، ان کے خاندان کے نیک نامی پورے علاقے میں مشہور تھی۔ سو ہماری شادی بآسانی ہو گئی۔ لیکن شادی کے کچھ ماہ بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں بننے کا شرف بخشا۔ مگر میں اپنے حسن اور جوانی کے خمار میں اس قدر مدہوش ہو چکی تھی کہ میرے نزدیک اولاد کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں ویسے بھی اولاد نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میرے گھر میں میرے دور کی ایک عزیز مجھے ملنے آئی۔ میں نے اسے اپنے بچے کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم چونکی اور بولی، رضیہ، بچہ پیدا کر کے اپنے گلے میں کیوں ڈالنا چاہتی ہو؟ تم ابھی خوبصورت اور جوان ہو، تمہارے مستقبل میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ تم اس طرح بچے کے جملے میں پڑھ کر اپنی جوانی کیوں برباد کر رہی ہو؟ تم اس بچے کا کام تمام کر دو اور میں تمہیں ایک ڈائریکٹر سے ملواؤں گی جو تمہیں فلموں اور ڈراموں میں کام دے گا۔ یہ سن کر میرے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اس نے تو میرے منہ کی بات کہہ دی تھی۔ شروع سے ہی میرا تو خواب یہی تھا کہ میں ٹی وی پر آؤں، اور جب آج میرا خواب پورا ہونے والا تھا تو اس بچے کی وجہ سے کیوں پیچھے ہٹوں؟ وہ ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ یہ عورت میری رشتہ دار بھی ہے، بے اعتباری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو بھی اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میرے پاس یہ ایک سنہری موقع تھا۔ میں نے اس وقت کچھ قیمتی زیور اٹھائے اور اپنی عزیز نائلہ کے ساتھ چلی گئی۔ سب سے پہلے وہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں جاتے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی گلا دبا دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا، اگر میں اس بچے کو ضائع کروا دوں گی تو دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ مگر مجھے ان ساری باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس بچے سے جان چھڑوا لی۔ پھر نائلہ مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گئی۔ زیور وغیرہ تو میں نے پہلے ہی اسے امانت کے طور پر دے دیے تھے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد کافی دیر تک پیدل فاصلہ طے کر کے ہم ایک گھر میں داخل ہوئے۔ اس گھر میں قدم رکھتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر میرے چہرے کے سارے رنگ ایک ایک کر کے اڑ گئے، کیونکہ وہاں سب لڑکیوں کے چہرے میک اپ سے بھرے ہوئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے لباس میں رقص کرتی لڑکیاں اور ان کے ارد گرد جھومتے مرد۔ منظر دیکھ کر ہی مجھے فوراً سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حسین محل ہے۔ یہاں حسن کی بھرمار ہے۔ یہاں روز کسی نہ کسی حسینہ کی بولی لگتی ہے۔ میں نے نائلہ سے کہا، تم مجھے یہاں کہاں لے کر آ گئی ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم کسی ڈائریکٹر سے ملنے جا رہے ہیں۔ تب نائلہ نے ایک مسرح نگاہ مجھ پر ڈالی اور بولی، یہاں تو ہر روز کئی ڈائریکٹر آتے ہیں، دیکھنا کوئی نہ کوئی بھی تم کو پسند کر کے لے جائے گا۔ ویسے بھی تم جو بڑی اداکاریں ٹی وی پر دیکھتی ہو وہ سبھی انہی جگہوں سے اٹھ کر جاتی ہیں۔ یہ سن کر میرا جی چاہا کہ اس عورت کا منہ توڑ دوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی ایک عورت چھم چھم کرتے لباس میں میرے سامنے آئی اور میرے ہاتھ کو زور سے پکڑ کر بولی، واہ نائلہ، بڑا خوبصورت پیس لائی ہے اس پر۔ ان کی باتوں سے مجھے غلاظت محسوس ہونے لگی۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ نائلہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زبردستی ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ میری سانس پوری طرح سے اکڑ چکی تھی اور رو رو کر میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ مجھ پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی، لیکن اگلے ہی دن میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں کس طرح تکلیف برداشت کرنے کے بعد وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ میرا پورا وجود زخمی ہو چکا تھا۔ اسی رات میں ایک بہن والے کی منت سماجت کر کے اپنے شہر آ پہنچی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میرا شوہر میری حالت کی پرواہ کیے بغیر ہی مجھ پر برس پڑا۔ مجھے ایسے الفاظ سے پکارا کہ کوئی اور سنے تو ڈوب کر مر جائے۔ لیکن مجھ جیسی کالے نصیبوں والی کو موت بھی اتنی آسانی سے نہیں آنی تھی۔ میں اب بہت ڈر چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو ساری حقیقت سچ بتا دی، کیونکہ میں اب زندگی سے بہت بڑا سبق سیکھ چکی تھی۔ مزید کچھ چھپا کر مزید گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد میرا شوہر بالکل خاموش ہو گیا۔
मुझ से कोई बात नहीं करता था, महीनों घर से बाहर रहता। और अब जब तुमने मुझे इस कमरे में देख लिया तो मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि जब मेरा शौहर घर पर नहीं था तो हमारे घर एक बिल्ली आकर रहने लगी। उसने 3 बच्चे दिए थे, मगर अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि वो बिल्ली और उसके 2 बच्चे मर गए। ये बच्चा अकेला रह गया था। उस दिन के बाद मैंने इस बच्चे को अपनी औलाद की तरह पाला है। ये मुझे बहुत प्यारा है, हमेशा मेरे कमरे में होता है। लेकिन तुम आई हो तो मैंने उसे यहाँ छुपा दिया। तुम्हारे खालू आते हैं तभी मैं उसे यहाँ छुपा देती हूँ ताकि वो उसे ना देख सकें। उसके साथ जैसे ही मेरी रूह का रिश्ता है, मैं अपने हर दुख सुख इस बच्चे के साथ बांटती हूँ। उसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ। अगर उन्होंने मुझे इस तरह प्यार करते देख लिया तो मुझे पागल समझेंगे। खाला की कहानी सुनकर मेरी आंखें भी नम हो गई थी। उस रोज़ मेरा सारा गुस्सा दरे का दरा रह गया। खाला भी फूट फूट कर रो रही थी और अपनी बर्बादी का मातम मना रही थी। मैंने खाला को दिलासा देना चाहा तो वो बोली, कोमल, मैंने डॉक्टरों से बहुत इलाज करवाया है, मगर मैं अब ज़िंदगी भर माँ नहीं बन सकती। बस अब तुम मुझ पर एक एहसान कर दो। अगर तुम मुझे बच्चा दे दो तो मेरा शौहर फिर से मेरे करीब आ सकता है। मैं एकदम हैरान होकर खाला के चेहरे की जानब देखने लगी। खाला जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो बोली, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, मेरे लिए औलाद पैदा कर सकती हो। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ। तब वो एकदम बौखलाए हुए अंदाज में बोली, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं तुम्हारी शादी अपने शौहर से करवा दूँगी। फिर जब बच्चा पैदा होगा तब तुम्हारी तलाक हो जाएगी। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हें उसके बदले अच्छी खासी रकम दूंगी, जिससे तुम्हारी आगे की ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजरेगी। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सारी ज़िंदगी गरीबी में गुजारी थी। मेरी आंखों में भी बड़े बड़े ख्वाब थे। अब इनकार की कोई वजह नहीं बनती थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि यह सब मेरे घर वालों से कैसे छुपाया जाएगा। खाला उसका हल भी तलाश कर लिया था। माँ के आने के बाद एक दिन खाला हमारे घर आई और अम्मी को कहा कि मैं कुछ अरसे के लिए लाहौर जा रही हूँ। मेरी बेटी तो कोई है नहीं, बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊँ। वहाँ बड़े बड़े स्कूल में सिलाई कढ़ाई और खाना पकाने के कोर्स भी करवाए जाते हैं। 1 साल की पढ़ाई से कोमल सारे घर के हुनर सीख जाएगी। उसका वहाँ दाखिला करवा दूँगी। अम्मी को खाला पर अंधा एतमाद था। उन्होंने मुझे उनके साथ जाने की इजाज़त दे दी। उसके बाद खाला मुझे अपने दूसरे घर ले गई और अपने शौहर को भी वहीं बुलाया। जैसे ही अगले हफ्ते उनके शौहर घर आए, न जाने खाला ने उन्हें कैसे मनाया कि उसे निकाह के लिए राज़ी कर लिया। बड़ी खामोशी से हमारा निकाह कर दिया गया। अब हर रात मेरी खाला अपने शौहर को, जो कि अब मेरा भी शौहर बन चुका था, मेरे कमरे में भेज दिया करती। नासिर एक नेक और शरीफ इंसान था। उसकी खूबसूरती और वजाहत ने मेरे दिल में घर कर लिया था। मेरा झगड़ालूपन और लड़कपन ख़त्म हो गया था। अल्लाह ताला ने पहले ही महीने मुझे औलाद की खुशखबरी सुना दी। फिर वो 9 महीने जैसे हुआ कि झोंके की तरह गुजर गए। नासिर हर वक्त मुझ पर जान निसार करने को तैयार रहता। खाला भी मेरे आगे पीछे घूमती रहती। मुझे अपने होने वाले बच्चे से मोहब्बत होती जा रही थी। ऐसे दिन गुजर गए, पता ही न चला। ठीक 9 महीने बाद अल्लाह ने मुझे चांद जैसे बेटे से नवाज दिया। मैंने जब पहली दफ़ा अपनी औलाद को अपने हाथों में लिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसके साथ ही खाला ने मेरी जानब हाथ बढ़ाए। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। एक माँ के लिए यह लम्हा कितना तकलीफ होता है जब वो अपने बच्चे को किसी दूसरे के हवाले कर दे। मेरे लिए वो लम्हा किसी क़यामत से कम नहीं था। मगर खाला की इस बच्चे से मोहब्बत देकर मैंने उसे खाला रतिया के हवाले कर दिया। मैं जानती थी कि वो किस कदर अज़ियत से गुजर रही थी, लिहाजा मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अपना बच्चा उन्हें सौंप दिया। कुछ दिन उनके घर रहने के बाद मैं अपने घर वापस लौट आई। खाला ने मुझे एक कढ़ाई स्कूल में दाखिला भी ले दिया था। मेरा 1 साल का कोर्स भी मुकम्मल हो गया था। मेरी माँ भी बहुत खुश थी, लेकिन मेरा दिल तो जैसे वहीं रह गया था। अपनी माँ को 1 साल देखने के बाद मेरे अंदर ममता की कदर और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं पहले जैसे नहीं रही थी। मेरी आदतें बदल गई थी। गुस्सा और लड़ना झगड़ना ख़त्म हो गया था। मैं अक्सर कमरे में बंद नमाज या कुरान मजीद की तिलावत करती रहती या फिर किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहती। नाज़र और अपने बच्चे की याद मुझे हर वक्त सताती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे तलाक नहीं दी थी। वैसे भी इस इंसान से मेरा एक रूहानी ताल्लुक़ कायम हो गया था। अभी मुझे घर आए चंद दिन ही गुजरे थे कि एक रोज़ अचानक हमारे घर का दरवाज़ा बजा। माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए। ये नासिर था। माँ तो उसके साथ आम मेहमानों की तरह बर्ताव कर रही थी, लेकिन ये मेरा दिल ही था जो धड़क रहा था। वो मेरे दिल का बादशाह था। अम्मा उसे मेहमान खाने में लेकर आए और मुझे चाय बनाने का कहा। मैं चाय बनाकर ले आई। तब अम्मा ने मुझे अपने पास बिठा लिया। मेरी नज़र में लम्हे भर नासिर से मिली थी। वो धड़कनें ज़रा बेतरतीब हुई थी, लेकिन मैं खामोशी से बैठ गई। फिर अचानक नासिर ने माँ से कहा,
آج میں بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ اب ناصر اماں کے پیروں میں آ بیٹھا اور بولا، آپ کی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اسے اپنے ساتھ جائز رشتے میں باندھنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اسے میرے ساتھ رخصت۔ اماں نے کہا، رضیہ کا کیا ہوگا؟ اب ناصر نے کہا،